बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 के साथ आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का ये पार्ट 1 है। कोशिश की है कि लेक्चर को 2 से 3 पार्ट्स में आपकी आसानी के लिए तोड़ दिया जाए। इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने इकट्ठा कर लिया है, उन्हें डिस्कस करना शुरू करते हैं। बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप जानदारों में होने वाले तमाम केमिकल प्रोसेसेस को भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ जानदारों की केमिकल कंपोजिशन को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि बेसिकली इंसान जो है वो एलिमेंट्स से ही मिलकर मार्ज़े वजूद में आया है। तो बायो एलिमेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स और फिर वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होके ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, फिर वो एक सेल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इसको हम मोलिक्यूलर लेवल पे, एलिमेंटल लेवल के ऊपर जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो तमाम जानदार अगर इनका खुलासा किया जाए तो दो तरह के कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह आ जाते हैं। फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसके अंदर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस वगैरह ये तमाम चीजें शामिल हैं। नीचे की पॉइंट के अंदर लिख भी दिया गया है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। ये टेबल बहुत ज्यादा अहम है। इसके अंदर आप देखेंगे सेल की केमिकल कंपोजिशन को। तो दो मुख्तलिफ सेल को हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिवली। एक प्रोकैरियोटिक सेल है हमारे पास, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल है जो कि एक मैमेलियन सेल है। तो दोनों का हम मुवाजना करने जा रहे हैं कि कौन सा केमिकल कितने परसेंट ड्राई वेट के अंदर उस सेल के मौजूद है। तो सबसे पहले वाटर 70% प्रोकैरियोटिक सेल में है, 70% यूकैरियोटिक सेल में है। और एक अहम एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सेल का कितने परसेंट कंपोजिशन वाटर पर मुश्तमिल होती है। फिर प्रोटीन्स आर 15% बाय वेट इन प्रोकैरियोटिक सेल, 18% ये यूकैरियोटिक में होती हैं। कार्बोहाइड्रेट 3% प्रोकैरियोटिक में, 4% यूकैरियोटिक में। लिपिड्स 2% प्रोकैरियोटिक में, 3% यूकैरियोटिक में। और डीएनए और आरएनए को भी देख लें। डीएनए 1% प्रोकैरियोटिक में है और यूकैरियोटिक में ये कदरे निस्बतन कम है, 0.25%। आरएनए 6% उसके वेट की मुनासबत से, जबकि यूकैरियोटिक में आरएनए जो है वो 1.1% है। बाकी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, मेटाबॉलिज्म के मुख्तलिफ फैक्टर्स हो गए, तो वो 2% इक्वल हैं। इनऑर्गेनिक आयंस की भी जो तादाद है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन वगैरह, ये भी 1% इक्वली प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल्स के आपस में जुड़ने से, और ये अमल पॉलीमराइजेशन का अमल कहलाता है। ज्यादातर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स ही होते हैं। मैं बात कर रहा हूं डीएनए की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। These simple molecules suggest that all life had a common origin। क्योंकि तमाम जानदार, चाहे आप बैक्टीरिया को देखें, उसके सेल की कंपोजिशन को, या फिर आप एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग है उसकी कंपोजिशन को देखें, उसके सेल को देखें, तो जब आप मोलिक्यूलर लेवल पे जाएंगे तो यही वो मोलिक्यूल है जो एक बैक्टीरियल सेल का भी हिस्सा है और एक मैमेलियन सेल का भी हिस्सा है। तो ये बात इस चीज को सजेस्ट करती है कि जिंदगी का ओरिजिन एक ही है। करेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म के डिटरमिन किए जाएं अगर उसके डीएनए के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन से, तो डीएनए पे जो इंफॉर्मेशन है वो भी तकरीबन जो है वो यही सजेस्ट करती है कि लाइफ का ओरिजिन कॉमन है। फिर डीएनए पे जो इंफॉर्मेशन है, इनसे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के टॉपिक्स को आप सेकेंड ईयर की क्लासेस में डिटेल वाइज देख चुके हैं। तो ये जो प्रोटीन्स बनती हैं, ये ज्यादातर प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर होने वाले तमाम तर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो ये एक अहम एमसीक्यू है कि व्हाट कंट्रोल्स द फिजिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
तो दे आर enzymes which are actually protein that are formed by the information contained in DNA. एक जानदार में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं, उसको एक जनरल टर्म डिस्क्राइब करती है, डेट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म दो तरह का हो सकता है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म एंड द सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म. तो ये एनाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, यही एक्चुअल में मिलकर बनाते हैं एक इंसान का मेटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिक रिएक्शंस, दे बिल्ड अप लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वंस. छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो एनाबॉलिक रिएक्शंस कहलाते हैं. और जब ये बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दे आर कॉल्ड कैटाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिज्म. तो एनाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं, इनके अंदर कंडेंसेशन होती है, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ेंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा तो यूजुअली ये जो रिएक्शन होता है ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है. जैसे कि दो अमाइनो एसिड जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है. दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन. इसी तरह दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़कर जब एक डायसेक्राइड बनाते हैं उसमें भी एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, डेट इज आल्सो अ कंडेंसेशन. तो ये जो पॉलीमराइजेशन होती है, यानी कि जब भी एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं तो इसके अंदर जो रिएक्शन की टाइप है डेट इज इन्वॉल्व्ड, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. दूसरी तरफ जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिसमें चीजों ने टूटना है, सब्सटेंसेस ने टूटना है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनने हैं, यहां पे ज्यादातर हाइड्रोलाइसिस होती है. हाइड्रोलाइसिस ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और तब टूटते हैं जब वो वाटर से रिएक्ट करते हैं. तो द ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस. और कैटाबॉलिक रिएक्शंस या कैटाबॉलिज्म जो है ये मेजॉरिटी जो है वो हाइड्रोलाइसिस के जरिए ही होता है. फोटोसिंथेसिस बड़ी अच्छी एग्जांपल है एनाबॉलिज्म की, जिसके अंदर सूरज की रोशनी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये शुगर्स के जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो बनते हैं. तो दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन. दो छोटे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और उसके साथ साथ क्लोरोफिल की मौजूदगी में और बड़े कंपाउंड शुगर के बना रहे हैं. तो दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन. ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड अ सप्लाई ऑफ एनर्जी. तो ये सप्लाई ऑफ एनर्जी आती है रिस्पायरेशन से, और रिस्पायरेशन एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कैटाबॉलिक रिएक्शंस की. क्यों? क्योंकि जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जो फूड है आपका, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो टूटते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर के मॉलिक्यूल्स में. और ये सब होता है जब तो फिर एनर्जी रिलीज होती है. उस एनर्जी को जो है वो ऑर्गेनिज्म अपने मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं लाइफ के उनके अंदर इस्तेमाल करता है. तो दिस इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन. तो बड़ी अच्छी एग्जांपल रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक रिएक्शंस की और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक रिएक्शंस की. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बारी बारी कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हुए प्रोटीन, फिर लिपिड्स और फिर न्यूक्लिक एसिड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट लेते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं, और साथ में पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद होते हैं. और जब इनको तोड़ा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो तब ये छोटे छोटे ऐसे यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं. तो ये इसकी केमिकल डेफिनेशन है. तीन मेजर ग्रुप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स. जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का CxH2OY है और मोनोसेक्राइड का जनरल फार्मूला
CH2O होल N, जबकि ओलिगोसैकेराइड्स का CXH2OY और पॉलीसैकेराइड्स का भी CXH2OY है। मोनोसैकेराइड्स जनरली ट्रायोसिस होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड्स, टेट्रोसिस 4 कार्बन कंपाउंड्स, पेंटोसिस या फिर हेक्सोसिस और हेप्टोसिस होते हैं। तो ये 7 कार्बन कंपाउंड्स तक ही रहते हैं, उससे बड़े मोनोसैकेराइड्स नहीं होते। तो उसके बाद ट्रायोसिस की 2 एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, एक डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और दूसरा ग्लाइसर एल्डिहाइड्स। एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ग्लाइसर एल्डिहाइड। तो ये इंटरमीडिएट्स हैं रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान। ये एक अहम MCQ आ सकता है आपको कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन या ग्लाइसर एल्डिहाइड क्या हैं। तो दीज आर इंटरमीडिएट्स, यानी कि ये रिस्पायरेशन के प्रोसेस में और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। और एग्जांपल्स जो हैं वो हेक्सोसिस की फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज बड़ी फेमस एग्जांपल्स हैं। जो ग्लूकोज है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और जो फ्रुक्टोज है ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ के आपस में कंडेंसेशन करके ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। इसकी एक बड़ी आसान मिसाल ये है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में जब कंडेंसेशन करते हैं, आपस में जब बॉन्ड बना लेते हैं, डेट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो फिर सुक्रोज बनता है। तो डाइसैकेराइड्स की बड़ी अहम मिसालें माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज वगैरह हैं। फिर आते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर 10 मोनोसैकेराइड्स से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स जब आपस में कंडेंस होंगे तो फिर पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे। इसकी बहुत अहम 3 मिसालें हैं, एक सेलुलोज, फिर स्टार्च और फिर ग्लाइकोजन। सबसे ज्यादा एबंडेंट जो पॉलीसैकेराइड है, सबसे ज्यादा दुनिया में पाया जाने वाला, वो सेलुलोज है। पॉलीसैकेराइड ज्यादातर ब्रांच्ड होते हैं। एक अहम बात मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के हवाले से कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स भी स्वीट इन टेस्ट और सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन इतने मीठे नहीं होते जितने मोनोसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स जो हैं ये टेस्टलेस होते हैं और पानी के अंदर हल भी नहीं होते। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको एंट्री टेस्ट के हवाले से तमाम तर वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।